नमस्कार दोस्तों। जुनून ए इश्क भाग 16। जॉनी देवयानी से कहता है, तो मैडम अब आपने क्या सोचा है? सोचा क्या है, कोर्ट में केस फाइल करना है और अरमान को जेल से वापस लाना है। वैसे तुम्हें क्या लगता है जॉनी, जितना हमने छानबीन की है, क्या बानी सच में मर चुकी है? पता नहीं मैडम, पर लड़की मुझे थोड़ी मिस्टीरियस लगती है। मेरा मतलब पता नहीं जिंदा है या मर गई। अगले दिन देवयानी अरमान से मिलने पहुंचती है तो अरमान दीवार पर बानी की एक पेंटिंग बना रहा था। देवयानी दूर से खड़ी होकर उसे देखती है और मन में सोचती है, कितनी शिद्दत से यह मोहब्बत करता है। इस लड़की से कैसी दीवानगी है, इतने सालों से इस जेल में है, किसी से एक शब्द नहीं बोला। यह जानते हुए भी कि यह लड़की दुनिया से जा चुकी है, हर पल उसकी यादों में जीता है। यकीन नहीं होता कि आज के समय में भी कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है, जहाँ पर लोग इतनी मतलबी हो गए हैं। बहुत खुश नसीब है यह लड़की, जिसकी किस्मत में अरमान जैसा इंसान आया। लेकिन यह उसकी मोहब्बत को समझ नहीं पाई, क्योंकि जितना बानी तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुमने अरमान को सिर्फ धोखा दिया है। तभी अरमान की नज़र देवयानी पर पड़ती है। वह आकर देवयानी के सामने खड़ा हो जाता है। देवयानी इस वक्त अपनी सोच में गुम थी। अरमान धीरे से देवयानी का नाम लेता है। तब देवयानी को होश आता है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बानी को देख रही थी। वैसे आप बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं। मैं नहीं जानती थी कि आपकी बानी कैसी थी। वह सच में इतनी सुंदर थी। आपकी पेंटिंग इतनी सुंदर है। मेरी बानी बहुत खूबसूरत थी। अगर कोई उसे एक पल देख ले तो उसी में खो जाए। शायद इसलिए मुझ जैसा हार्टलेस माफिया भी उसकी दीवानगी में कैद हो गया। दैनिक कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया। यह पेपर से आप इनकी सेंड कर दीजिए और बस आप मुझे कोऑपरेट कीजिए। मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाल लूँगी। अरमान धीरे से मुस्कुराता है और पेपर पर साइन कर देता है। देवयानी जाने लगती है तो अरमान कहता है, दीदी से कहना यह सब मैं सिर्फ उनकी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि आज इतने सालों बाद उन्होंने मुझे याद तो किया, वरना बाहर आकर मैं क्या करूँगा। मेरे जीने के तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं ना। उम्मीद मत हारिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ध्यान से देखिए, जीने के बहुत मकसद मिल जाएंगे। देवयानी पूरी तरह से खुद को इस केस में झोंक देती है। जॉनी उसके पास आकर कहता है, मैम आप इतनी मेहनत तो कर रही हैं, लेकिन अगर अरमान को सच्चाई का पता चल गई तो जब तक उसे सच का पता चलेगा वह जेल से बाहर होगा, और मेरा काम सिर्फ उसे जेल से बाहर निकालना है। देवयानी पूरी शिद्दत से मेहनत करती है और जल्दी ही उसका रिजल्ट भी आता है। आज अरमान जेल से रिहा हो रहा था। उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिलता और उसके अच्छे बर्ताव के कारण कोर्ट ने उसे यह फैसला सुनाया। बाहर निकालकर अरमान देवयानी से पूछता है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, यह कैसे पॉसिबल है जबकि पुलिस जान चुकी थी कि जिस माफिया की तलाश में इतनी वक्त से कर रही थी वह मैं था। बानी के बारे में तो मैंने खुद पुलिस के सामने कबूल किया था, फिर पुलिस को दोनों ही शो में सबूत नहीं मिला। सबूतों के साथ छेड़खानी करना, उन्हें अपने मन मुताबिक तैयार करना, यही तो वकीलों का काम है। आप यह सब बातें छोड़ दीजिए, यह सब पुरानी बातें हैं। फ़िलहाल के लिए आप आज़ाद हैं। बाहर की दुनिया आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। जाइए, उम्मीद करूँगी दोबारा मुलाकात जल्द हो। आज पूरे 3 साल बाद अरमान बाहर की दुनिया देखता है। अरमान जैसे ही बाहर निकलता है, उसे गाड़ी लेकर सामने शेरा दिखाई देता है। शेरा दौड़कर अरमान के सामने आता है और उसे गले लगा लेता है। फिर जल्दी अरमान से अलग होकर कहता है, सॉरी बॉस, इतने सालों बाद आपको सामने देखकर कंट्रोल नहीं हुआ। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई शेरा। सब कैसा चल रहा है? बस सब सही चल रहा है। आपकी कुर्सी आपका इंतज़ार कर रही है। अब आप आ गए हैं ना, फिर से उसे संभाल लीजिएगा। नहीं शेरा, अब मैं इस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। उस दुनिया ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब यह कंगाल ही ठीक। मुझे घर छोड़ दो, मैं कल ही दीदी के पास चला जाऊंगा और फिर मैं कभी इस देश में वापस नहीं आऊँगा। इस देश ने मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ मुझसे लिया है। सर, आपसे एक बात करनी थी। कमल सर की तबीयत बहुत ख़राब है, वह आखिरी बार आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर का कहना है कि वह बस थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं, इसलिए मैं आपसे 2-3 बार मिलने भी आया, पर आप मिलना ही नहीं चाहते थे किसी से। तुम किस इंसान की बात कर रहे हो शेरा? मैं इसी नाम के किसी शख्स को नहीं जानता हूँ, और अब इस दुनिया में मेरा रिश्ता सिर्फ एक इंसान से है, वह है मेरी बहन। और
कल मैं उसी के पास जा रहा हूँ। कोई मरे या जिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरमान अपने घर पहुंचकर चारों तरफ देखता है। घर के नौकर दौड़ कर आते हैं और एक हाथ जोड़कर अरमान के सामने खड़े हो जाते हैं। एक बूढ़ा नौकर जो वर्षों से इस घर में काम कर रहा था आकर अरमान को गले लगा लेता है। अरमान बाबा, इतने सालों बाद आपको देखकर बहुत खुशी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर नहीं शमशान बन गया है। सब कैसा चल रहा है काका? सब बढ़िया चल रहा है बाबा, बस अब आप आ गए हो ना, और भी बढ़िया हो जाए। काका, मैं अपना सामान लेने आया हूँ क्योंकि अब मैं इस घर में मेरा मन नहीं लगता। मैं आज होटल में रुकूंगा और कल सुबह ही दीदी के पास चला जाऊंगा। यह क्या कह रहे हो बेटा? निहारिका बिटिया के पास? क्या तुम नहीं जानते? मैं सब जानता हूँ काका, बस मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। मुझे इस घर में नहीं रहना। काका कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अरमान वहाँ से चला जाता है। घर के सभी नौकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कानाफूसी करने लगते हैं। अरमान अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चल रहा होता है, तभी उसकी नज़र सामने निहारिका की तस्वीर पर पड़ती है जिसमें हार लटका हुआ था। उसे देखते ही अरमान नीचे से ज़मीन, पैर के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। यह सब क्या है दीदी की तस्वीर में? आप लोगों ने यह माला क्यों चढ़ा रखी है? दिमाग खराब हो गया है क्या आप लोगों का? नहीं जानते हो कि जिंदा इंसानों की तस्वीर पर यह सब नहीं चढ़ाते? जानते हैं बाबा, अगर बिटिया हमारे बीच होती तो हम कभी ऐसा नहीं करते। नहीं, पर तुमको नहीं बता, बिटिया तो 6 महीने पहले ही हमें छोड़कर जा चुकी है। यही इसी घर में उन्होंने दम तोड़ा था। आप कैसी बातें कर रहे हो काका? 6 महीने पहले दीदी, पर देवयानी तो कह रही थी कि वह दीदी से केप टाउन से मिलकर आई है। अगर दीदी 6 महीने पहले जा चुकी है तो देवयानी ने झूठ बोला, फिर उसके पास दीदी की रिकॉर्डिंग कैसे पहुंची? मैं धोखा नहीं खा सकता। वह आवाज़ दीदी की थी। अरमान घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता है और निहारिका की तस्वीर को देखता है। उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर जवानी तक के सारे सीन घूम जाते हैं। कैसे हुआ यह काका? किसी ने हमारी निहारिका बिटिया को मार दिया बाबा। अरमान की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। आज अरमान फिर से वही 3 साल पुराना अरमान नज़र आ रहा था। मैं उस जबरन को नहीं छोड़ूंगा। उसी ने मेरी बहन के साथ यह सब किया होगा। उन्होंने नहीं किया है बाबा। वह तो पिछले 2 सालों से पुलिस की हिरासत में है। केप टाउन में उनके हाथों किसी का मर्डर हो गया था। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। अगर आपको पूरी सच्चाई कोई बता सकता है तो सिर्फ कमल साहब बता सकते हैं, जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। शायद उनकी सांसों से आपको देखने और आपसे बात करने के लिए ही बची हुई है, वरना वह भी हमारा साथ कब का छोड़ चुके होते। लेकिन हाँ बाबा, एक सच और है, निहारिका बिटिया ने मरने से पहले साहब को यह बताया। क्या बताया काका? अरमान हॉस्पिटल पहुंचता है जहां पर कमल सिंघानिया एडमिट थे। कमल सिंघानिया चारों तरफ मशीनों से घिरे हुए थे। अरमान उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, उन्हें ध्यान से देखता है। 3 सालों में क्या से क्या हो गए थे। शेरा अरमान के पास आकर कहता है, बॉस, यह हर रोज़ जीते हैं और हर रोज़ मरते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है था कि बस अब यह और नहीं चलेंगे, लेकिन फिर अचानक इनकी अंतर सांसें कहाँ से आ जाती थी, डॉक्टर नहीं समझ पाते। उनकी आखिरी इच्छा आपसे मिलने की थी, इसलिए उन्होंने उस एडवोकेट देवयानी को भेजा था। उसने आपसे झूठ बोला निहारिका मैडम के बारे में, क्योंकि सर का नाम सुनते ही आप आपे से बाहर हो जाते थे। कितनी बार यह बोल चुके हैं कि इन्हें आपसे मिलना है, इन्हें आपको कुछ बताना है। कितने वकील भेजे उन्होंने आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप इनका नाम सुनकर किसी वकील से बात ही नहीं करते थे। तब मजबूरी में झूठ का सहारा लेना पड़ा। निहारिका मैम का नाम लेकर हमने देवयानी को भेजा। उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। अरमान कमल सिंघानिया के पास जाकर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है। पापा। कमल सिंघानिया धीरे से आंखें खोलकर देखते हैं। अरमान को देखते ही उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनकी आंखों से पानी बहने लगता है। उम्मीद नहीं थी बेटा कि तू कभी मुझे पापा बोलेगा, लेकिन मैंने भी सांसें रोक कर रखी हैं, बस तुझे देखने के लिए और अपने दिल की बात तुझे बताने के लिए। आज एक बाप बोलेगा और एक बेटा सुनेगा। मैं जानता हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने तेरी मासूमियत तुझसे छीन ली, तेरा बचपन तुझसे छीन लिया और तुझे इस काली दुनिया के अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन बेटा, तूने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके। तू मुझे उस लड़की का गुनहगार समझता है। तूने इन 3 सालों में कभी मुझसे बात करने की, मेरे भेजे आदमियों से मिलने की कोशिश भी नहीं की, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे यह लगा कि तेरी मोहब्बत का कातिल मैं हूँ। अरे बेटा, वह तेरी मोहब्बत नहीं बल्कि वह खूबसूरत पल था,
वह धोखा था जो उस लड़की में तुझे मोहब्बत के नाम पर दिया। आज उसी की वजह से तू जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ था। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था ना कि मुझे यह लड़की कहीं जानी पहचानी सी लग रही है, पर मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने हर किसी से बात कराया, लेकिन मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन मुझे इस पर शक हुआ, और उस दिन जब इसने तुझ अपने घर पर बुलाया और तेरे बेहोश हो जाने के बाद यह किसी और के साथ गई, तब मैंने अपने आदमियों को इसके पीछे लगाया। तेरे आदमियों ने मुझे बताया कि यह चोरी चुपके पुलिस कमिश्नर से मिलने गई थी। मैंने तुझे इसका सच बताने की कोशिश की, लेकिन फिर तूने मुझ पर नहीं, उस लड़की पर भरोसा किया। उस दिन जब पुलिस और तेरे बीच फायरिंग हो रही थी, तो तेरे ऊपर पीछे से गोलियां चलाई नहीं, वह गोली किसी और ने नहीं बल्कि उसी लड़की ने चलाई। अरे वह तो तेरे सीने पर गोली मारने वाली थी। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंच जाता, हाँ मैंने उस लड़की पर गोली चलाई। तुझे लगा कि मेरी गोली लगने से वह मर गई, लेकिन वह जिंदा है। शेरा, अपने बॉस को सबूत दिखाओ। सबूत मेरे पास भी बहुत सारे हैं आपको दिखाने के लिए मिस्टर सिंघानिया, और यह मैं आपको बहुत पहले ही दिखा सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि जब आप जेल से बाहर आ जाएं, आप क्या सच में सामना हो जाए, तब मैं ये सबूत आपके सामने रखूं। देवयानी अंदर आते हुए बोलती है, जब मैं इस केस की मास्टिकेशन कर रही थी, तब मुझे कुछ अहम बातें बानी से जुड़ी हुई पता चली। पहली बात तो बानी जिन लोगों को अपने पेरेंट्स बोल रही थी, वह बानी के पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि वह एक ड्रामा कंपनी में काम करने वाले पैसों के खरीदे हुए लोग थे। आपको यकीन नहीं है तो यह लीजिए उन ड्रामा कंपनी का एड्रेस, आप खुद जाकर पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यह पिक्चर्स पिछली साल वाईजैक की है। इस पिक्चर्स में आप देखिए, साइड में आपको बानी मिलेगी। इसे डेस्टिनी कहिए या फिर मेरी किस्मत की पिक्चर्स मेरे पास पहुंच गई। मेरी एक क्लोज फ्रेंड अपने बिजनेस के सिलसिले में हवाई जहाज़ पर थी, वहां पर उसने पिक्चर्स खींची और किस्मत से इन पिक्चर्स में बानी की पिक्चर्स ली गई, क्योंकि बानी जिंदा है और पिछले साल वाईजैक में थी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ आपकी बहन निहारिका के बारे में है। आप जानते हैं, शादी के 3 दिन बाद ही निहारिका ने अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बहुत बुरी तरह पीटता था, उसे अपने दोस्तों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर करता था। उस वक्त निहारिका की मदद एक हिंदुस्तानी बूढ़ी औरत ने की, जिसके बहू और बेटे एक्सीडेंट में मारे गए थे। वह हिंदुस्तान वापस आना चाहती थी, लेकिन अपने पति की आखिरी निशानी, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर वह यहाँ आ नहीं पा रही थी। तब उसकी मुलाकात निहारिका से हुई। निहारिका को रहने के लिए जगह चाहिए थी और उस औरत को सहारा। आपकी बहन पूरे 1 साल उस औरत के साथ रही। इसके बाद उसके हस्बैंड को उसके बारे में पता चल गया, वह उसे वापस ले जाना चाहता था। तब उस बूढ़ी औरत ने निहारिका को हिंदुस्तान भेजने का फैसला किया, लेकिन निहारिका का हस्बैंड उसे एयरपोर्ट से ही पकड़ कर ले गया। उसने निहारिका को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया। 3 महीने निहारिका अपने हस्बैंड के साथ रही और इस बीच वो प्रेग्नेंट हो गई। अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसने अपने पति के खिलाफ पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और अपने पति को अरेस्ट करा दिया। फिर निहारिका ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक आप जेल जा चुके थे। तब उसने अपने पिता को कांटेक्ट किया और हिंदुस्तान वापस आई। यह रिकॉर्डिंग वीडियो उसी वक्त का था। निहारिका का 7वां महीना चल रहा था जब एक दिन अचानक वह बानी से टकराई गोवा में। उसने बानी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। तब उसने कमल सर के पास कॉल किया। शेरा और कमल सर तुरंत गोवा पहुंचे। पूरे गोवा में उन्होंने बानी को ढूंढा, लेकिन बाद में उन्हें कहीं नहीं मिली। यह पिक्चर देखी है, निहारिका बीच में सेल्फी ले रही थी, उसी बीच में इस पिक्चर्स में भी बानी है। तभी निहारिका ने उसे पहचाना और उसका पीछा किया। अब बात निहारिका की मौत कैसे हुई, आपको सुनकर झटका लगेगा कि आपकी बहन की कातिल कोई और नहीं बल्कि आपकी बानी है। निहारिका मंदिर गई हुई थी, खुद मंदिर के पुजारी नहीं हमें बताया है कि निहारिका को बानी ने सीढ़ियों से धक्का दिया है। बॉस, हमने जब निहारिका मैडम की चीखने की आवाज़ सुनी तो हम दौड़ कर गए। देखा तो निहारिका मैडम खून से लथपथ ज़मीन पर गिरी हुई थी। पंडित जी उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। निहारिका मैडम उंगली से सामने की तरफ इशारा कर रही थी। तब मैंने देखा एक लड़की स्कार्फ से अपना चेहरा छुपाते हुए जा रही थी। मैं तुरंत दौड़कर उसके पीछे गया। भागते भागते उसके हाथ मेरे हाथ में आ गया। अवसर मुझे बहुत ताजुब हुआ, वह लड़की कोई और नहीं
बल्कि बानी थी। निहारिका मैडम को हॉस्पिटल ले जाएगा, उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, बाद में बानी बानी। और हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने बच्चे को बचाने के लिए उनका ऑपरेशन किया, लेकिन बच्चा भी मैडम की मौत का सदमा सर बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिन्हें हार्ट अटैक आ गया, यह आपसे सच बताना चाहते थे, लेकिन आप तो इनसे इतनी नफरत करते थे कि आप इनका नाम सुनते ही वकीलों से मिलना बंद कर देते थे। बेटा, मैं मानता हूँ कि एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी अगर कभी मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब अपनी आखिरी इच्छा मैं पूरी कर चुका हूँ। अब तेरी माँ के पास जाना चाहता हूँ, और तेरी बहन भी तो मेरा इंतज़ार कर रही। बस तू पूरी ज़िंदगी खुश रहे, सुकून से रहे और तेरी उम्र लंबी हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अरमान सर झुकाकर सारी बातें सुन रहा था। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब उसके लिए कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अचानक से कमल जी की सांसें उखड़ने लगती है। अरमान उनका हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर आकर ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, लेकिन तब तक कमल जी काफ़ी दूर जा चुके थे। तो दोस्तों, आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और कमेंट बॉक्स में कहानी के बारे में भी ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।